जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जानते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और खा पी के मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और वीडियो देख रहे होंगे और रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं गोधूली भाग 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक में, जिसमें आपको टोटल चैप्टर की बात करेंगे तो ये है 24 चैप्टर। लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है काव्य खंड और एक गद्यखंड आता है, लेकिन गद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों। ठीक है, जो देखेंगे अच्छा से कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन बैंक उसी को भी देखेंगे। तो गोधूली भाग 2 में जो है हिंदी, यानी इसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ध्यान रखिएगा, श्रम के विभाजन और जाति प्रथा, इनके विरोध सबसे पहले कहेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखना है BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसको आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पूरी तरह से पढ़ लेंगे। देखिए, दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो आंसर में है भीमराव अंबेडकर, यानी आंसर नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, ये फर्स्ट हुआ। ये सेकंड नंबर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी आंसर नंबर ए। फिर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था, तो गांव है महू नगर के मध्य प्रदेश, लेकिन गांव का नाम कौची, महू, आंसर नंबर ए। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसको बात करेंगे तो महू नगर के मध्य प्रदेश, महू नगर के मध्य प्रदेश, यानी आंसर नंबर बी। फिर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बोलेंगे सी, यानी दलित परिवार में। किस परिवार में, दलित परिवार। फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। कौन, रामजी सकपाल। और माता का नाम कहे तो भीमाबाई, याद रखना है। पिताजी के नाम रामजी सकपाल और माता के नाम है, तो देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम तो क्या बोलेंगे, भीमाबाई, आंसर नंबर डी। फिर है कि डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, तो ये चल गए थे न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में पड़ता है। बात करें कि उच्च शिक्षा, पहला तो शिक्षा अपना प्राथमिक शिक्षा गांव में बेचारा पढ़ाई किए, और उतना करने के बाद क्या हुआ कि इनको बड़ौदा के राजा नरेश वो बोले कि चल जाओ उच्चतर शिक्षा, यानी अच्छा आगे की शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क चले गए। और ये अपना बोलेंगे कि बहुत अच्छा पोस्ट पे ये सब चीज़ किए, और बोलेंगे कि कई समय ये अपना स्वदेश में वकालत भी किए, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी। जैसे पुस्तक के नाम बोलते हैं कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज। ठीक है, बुद्धा एंड ही धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब इनका पुस्तक है, इंग्लिश में लिखा हुआ। ठीक है, इसको हिंदी में रूपांतर किए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में रूपांतर। तो इसको में लिखा हुआ था कि जाति पाति तोड़क मंडल, जो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में हुआ था। इनका जन्म तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू नगर के मध्य प्रदेश, और इनका मृत्यु हो गया 1956 ईस्वी में। कहाँ में, दिल्ली में। तो इनको आराम से प्रेम से बाबा साहेब सब कहते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें है कि 8 तक हो गया। फिर 9 नंबर है कि डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए, तभी बताएं कि बड़ौदा के राजा नरेश के, तो बड़ौदा नरेश, आंसर नंबर कितना, बी। फिर है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे, यानी प्रेरक मतलब दोस्त होता है ना, यानी कि मुख्य प्रेरक व्यक्ति कहेंगे तो मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो 3। ठीक है, जैसे कि सभी का एक फेवरेट होता है। ठीक है, टीचर हो या स्टूडेंट हो या कोई भी अगर दोस्त हैं तो सबका एक फेवरेट दोस्त वगैरह भी होता है। जैसे टीचर हैं तो फेवरेट, जैसे मेरा भी फेवरेट कुछ लोग हैं, जैसे सोनू, विक्की, सन्नी, ये सब हो गया। जैसे कि आज क्या हुआ कि विक्की सुबह में एक क्लास 10th का है जो इस बार एग्ज़ाम देगा, क्लास में आया और एकदम नहा धो के एकदम अच्छा से फिट होल था, याद वाद किया नहीं था, तो आया और बहुत सोसाइटी में बोला ना कि सर हमको देखिए ना, सूंघिए ना। हम कहें कि तुम बैठो ना, पहले पढ़ने के लिए आया है कि सूंघे तुमको, तो अच्छा से पहने हुए था, बोला कि सूंघिए ना। तो नहा धोवा के आया था ना, तो ये चलती दिखा रहा था, 3-4 दिन पर नहाया था। ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है सूंघते हैं, बुलाएं बोर्ड पे, तो देखें कि सेंट उंट मारले है, तो हम बोले कि दांत दिखाओ, तो दांत देखते हैं कि पीला है, और नहा धोवा के सेंट उंट मार ले। हम बोले कि तुम दिल जराने की बात करते हो, दिल उठाने की बात करते हो, दिल जराने की बात करते हो, दिल उठाने की बात करते हो, और 4 दिन से मुंह नहीं धोए तुम नहाने की बात करते हो, नहाने की बात करते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे, 3। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। फिर है
कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे, तो बोलेंगे कि 3 वो इनको मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे, एगो बुद्ध, एगो कबीर, एगो ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, यानी कि इनमें से सभी आंसर नंबर डी। फिर है कि भारतीय संविधान किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर, यानी आंसर नंबर बी। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बोलेंगे बहिष्कृत भारत। कौन भारत, बहिष्कृत भारत, यानी आंसर नंबर सी, ध्यान रखना। फिर है कि मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है, जो ध्यान दीजिए। तो मूक नायक की बात करेंगे तो मूक नायक एक है आपका पत्रिका, क्या है, पत्रिका। फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ, तो 1956, जो कहाँ में, दिल्ली में, बुझ लो। अब देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु बोलेंगे तो इनका मृत्यु हुआ जाकर दिल्ली में, बाबा साहेब का निधन हो गया, आंसर नंबर कितने, ए। फिर है कि जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होना था, तो ये होना था लाहौर में। अभी लाहौर कहाँ में है, पाकिस्तान में, याद रखना। फिर है कि जाति पाति तोड़क मंडल कब, तो 1936। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में अनुवादक किसने किए, तो ललय सिंह यादव, आंसर नंबर बी। फिर है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना, ये सब बुक को अच्छा से याद रख। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनके ना, तो भीमराव अंबेडकर। अब खाली भीमराव अंबेडकर करते रहो मन भर, देखो अब। फिर है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है कि हु आर दे किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है कि हु आर सुधराज किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। ये ना कि कोई देख रहा है वीडियो तो ऐसा नहीं ना है कि हल्ला कर रहा है घर में कि भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो घर में मम्मी से बच के रहना। देखिए इसमें कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है कि बुद्धिज्म एंड बुद्धा एंड धम्मा किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है 28 नंबर कि थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक सेट्स किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना, तो भीमराव अंबेडकर। फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 21 खंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2021 में आया है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो जाति प्रथा को। किसको, जाति प्रथा को। फिर है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप किसके समान होना चाहिए, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह, यानी आंसर नंबर कितने, बी। ठीक है, 33 तक हो गया। 34 में चलेंगे कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो ये है लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र। फिर है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बोलेंगे बेरोजगारी, बेरोजगारी। श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य का कौन सा विद्या है, तो निबंध। क्या है, निबंध, यानी आंसर नंबर सी। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की। कैसे समाज, सभ्य समाज। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो, बंधुत्व पर आधारित हो, उसको बोलते हैं। और एक चीज़ और समझिएगा, इसमें बताए हैं भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारा, ये बेचारा ने बहुत कष्ट किया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा और ये इसने संविधान लिखा। और इनको देखें ना कि अपना कास्ट के, दूसरे कास्ट होने के नाते इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। जैसे क्लास में बैठते थे ना, तो इनको सब लोग तंग करता था, टीचर लोग तक के, जात के आधार पर कि अथी क्लास में अथी सबके साथ नहीं बैठ सकता, कोना में बैठेगा। बताइए, ये सब भेदभाव था। अगर घड़ा रहता था पहले के युग में पीने के लिए पानी, तो क्लास में सब के लिए पीने के लिए तो ये घड़ा छूने नहीं देता था। जैसे कि हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री एक थे ना, जीतन राम मांझी, ठीक है, उनको क्या हुआ था कि हाल ही की बात है कि एक जगह गया में मंदिर में गए, तो क्या किया लोग ना कि मंदिर में पूजा करके निकले, तो एक चीज़ वो देख के बताओ कि कितना जाति पाति के आधार पर ऐसा करते हो तो कितना कष्ट होता है। अभी के समय में तो सब लोग दोस्त से मिलके रहने लगा, अच्छा से रह रहा, कोई कास्ट हो कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री होते हुए भी अपना राज्य के, वो भी गया में वहीं के हैं, जब निकले ना मंदिर से, तो देखें कुछ देरी के बाद कि वो मंदिर को पूरा पुजारी लोग धो दिया। ठीक है, कि ये कास्ट के आया है इस मंदिर में। बताइए कितना भेदभाव है। तुरंत है जो पूरा मंदिर को धो दिया। ठीक है, समझ जाइए। और उनको मंदिर में जाने से इनकार कर रहा था। चलिए, तो ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए मेरे भाई, समझिए। फिर है कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सभी कथन सही है, यानी कि समानता पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, समझना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो बोलेंगे कि श्रमिक विभाजन का। किसका, श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है, तो पेशा। क्या बोलेंगे, पेशा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि
जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो बोलेंगे कि पेशे का निर्धारित करना। किसका निर्धारित करना? पेशे का। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। फिर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण बनी हुई है? तो प्रमुख और प्रत्यक्ष। प्रमुख और प्रत्यक्ष, यानी आंसर नंबर ए और बी दोनों। फिर है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है? तो कहा गया इस चैप्टर में कि यह विडंबना की ही बात है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है, यानी विडंबना के मतलब आश्चर्य की बात है कि इस जमाने में भी जातिवाद के पालने वाला की कमी नहीं है। तो ना बताया गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। यानी कि कितनों पढ़ ले, कितनों कुछ कर ले, लेकिन वो पंडित कहलाएगा नहीं। उसी प्रकार से जात के आधार पर बहुत इनको सताया, लेकिन ये पढ़ के अपना अपना काबिल दिखाएं, काबिल ऐसा दिखाएं कि अपना संविधान लिख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो ना कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई। ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई। और ये भी उनको पता होना चाहिए कि जो बुरा देखने चले हम और बुरा कोई नहीं मिला, लेकिन जो आप देखने जा रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि उससे बुरा आप हैं। ठीक है, तो समझिएगा। तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया गया है? तो जातिवाद में, यानी आंसर नंबर कितने? ए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव खत्म। सब्जेक्टिव में देखिएगा, इसी में दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए कि कह रहा है, जो थोड़ा ध्यान दीजिए कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो बोलेंगे कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो देखिए, तो विडंबना का स्वरूप क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? ये VVI क्वेश्चन है। देखिए, तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को ही पोषक की कमी नहीं है, और यही विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषक तत्वों का कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। हम बताते हैं कि पहली बात कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर जातिवाद के पोषकों की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और इसके पक्ष में अर्थ तर्क का भी बता, यानी कि अगर जो पीछे वाला जो लोग होते हैं, उसके पड़ोसी जो लोग होते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, नहीं समर्थन करते हैं। तो ऐसा स्थिति में दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। तो आगे जो क्वेश्चन है जो देखिएगा, पहला हुआ सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर कि अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये सब VVI क्वेश्चन है। तो बोलेंगे कि अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। यानी कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। फिर है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक विभाजन से रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? यानी बोलेंगे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि, रुचि के मतलब की इच्छा, रुचि के मतलब इच्छा, यह मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है, यानी रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम का चुनाव नहीं कर पाता। यानी कि आदमी अगर उसके इच्छा से अगर कोई काम करने की आज़ादी मिले ना, तो अपना मन लगा के करता है। लेकिन यही चीज़ देखिए कि अगर किसी को आप प्रेम से बोलिएगा तो वो प्रेम से काम करेगा, अच्छा से, कि बउआ ये काम कर दो, ठीक है, यानी बउआ ये पानी ले आओ, तो अच्छा से ले आएगा। लेकिन तो ही कह देगा ला पनिया, ठीक है, तो लोटवे बिक के मारेगा। ध्यान देना, तो जैसा बोलिएगा वैसा काम करेगा। ठीक है, तो सबका एक बोलने का शैली होता है। एक बोलेंगे कि सबका इज्जत है आजकल, छोटा रहे या बड़ा रहे। ठीक है, छोटा और बड़ा में कोई अंतर आजकल नहीं है। उसको प्रेम दीजिएगा, प्रेम से बच्चा बोलता है। अगर बच्चा को गाली दीजिएगा तो आज नहीं गाली देगा, कल नहीं गाली देगा, लेकिन 2 रोज के बाद आपको भी गाली आके भागेगा। ध्यान रखिए, जैसे देखते होंगे गांव में कि वो कह रहे जो यहाँ से, तो एजा से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ेगा आगे, एजा से एजा जैते बस महावीरवा वाला या जे बोलना है, जे बोल के फुर्री। ध्यान रखिएगा। तो आजकल कोई किसी से कम नहीं है, इसीलिए बच्चा को ज़्यादा प्यार करिएगा। इतना भी प्यार ना कि माथा पर चढ़ जाए,
ठीक है, बस काम भर उसको बोलना है अच्छा से, वो भी बोलेगा। यानी कि बोलेंगे कि बच्चे को जिस ढंग से ढालेंगे ना उस ढंग से ढलेगा। उसी प्रकार से इनको काम में ना क्या करता था ना कि कोई काम में अगर कोई भी मालिक, अधिकतर कंपनी में पूछिएगा कि अगर कोई परिवार या काम कर रहे हैं वो काम छोड़ देते हैं तो पूछिएगा कि किस कारण से, ताकि मालिक बहुत गुस्से आता था। ठीक है, तो मालिक के बात या किसी का बात किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, उतना किसी का तनाव कोई आजकल सहना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। फिर है तीसरा के बाद चौथा है कि भीमराव अम्बेडकर ने किन प्रमुख पहलुओं से भी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। आंसर है कि भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। फिर है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो देखिए कि सच्चे लोकतंत्र के लिए, तो बोलेंगे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि हमारा समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधारित पर होना चाहिए। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहना है कि हमारा समाज है जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, फिर समझिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो बोलेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपनी जाति से हटकर कोई भी श्रम चुनने की अनुमति नहीं देता। समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जाति से हटकर कोई भी श्रम के मतलब काम चुनने की अनुमति नहीं देता। कैसे? जैसे देखिए कि अगर कोई पंडित है, ठीक है, अगर कोई बात करेंगे तो कोई नाली साफ करने वाला नगर परिषद में जो काम कर रहे हैं, अगर कोई छूट जात का अगर कोई नाली साफ कर रहे हैं तो उसको अगर कोई कह दे, ठीक है, कि नली साफ कर रहा है, ठीक है, अब और कह दे वो खोल दिया जाए कोची कि सुबह में रोज नली साफ करे, वो साफ देखता है उसको, ठीक है, या कचरा चुनता डोम रहे। वो अगर अभी के युग में क्या है कि अगर वो चल जाए शाम में पूजा करावे, पंडित जी भी बने और इधर नगर परिषद वाला भी काम करे, तो बताइए वो से पूजा करवाएगा कोई? ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई पंडित है जो सैलून खोल दे तो और कहेगा कि तू रे पंडितवा इन्हें सैलून खोले ही यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समाज है ना, समाज से डरता है। जैसे कि बहुत सारा है ना कि अगर हम लोग कहीं कोई कह दे कि कचरा बिगड़ या ये करो, ठीक है, वो पैसा मिलेगा, अगर वो पैसा कमाना चाहता है, अगर कोई अधिक काम नहीं मिल रहा है तो वो भी काम करके कर सकते हैं। लेकिन क्या डर कब लगता है कि नहीं देखेगा जो कोची कहेगा। तब बात यह है कि समाज के प्रति ढलना पड़ता है। लेकिन बाहर में जाइएगा ना उज्जैन वगैरह तो दूसरा कास्ट के लोग भी पूजा करते रहते हैं पंडित जी बन के, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने जाति से हटकर कोई भी श्रम चुनने का अनुमति नहीं देता। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो श्रम होता है वह आपको करना पड़ेगा। इसलिए अगर अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है जाति प्रथा, लेकिन ये होना चाहिए बहुत ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अब तो धीरे धीरे देखे होंगे कि दोस्त कोई भी जाति तो छोड़िए, धर्म के आधार पर ही, धर्म कोई धर्म रहे, अच्छा से रह रहे हैं, सब लोग खा पी रहे हैं, ठीक है, उस वैसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ सफ़ेद पोशी लोग हैं ना, वो इस चीज़ को बढ़ावा देके लड़ाई झगड़ा बार बार करवा देते हैं। सफ़ेद पोशी लोग के मतलब नेता लोग क्या करते हैं, ये कास्ट वो कास्ट के करके चुनाव वगैरह में और एक दूसरे में झगड़ा करवा देते हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशील होना चाहिए। समझिए कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज में ऐसा गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें समाज का कोई व्यक्ति कोई धर्म पीछे न छूटे। समझ जाइए, कोई व्यक्ति कोई धर्म पीछे न छूटे और जिसको जिस काम में रुचि के मतलब इच्छा है उसे काम को करना चाहिए। तब भी इस देश से बेरोजगारी हटेगा और देश आगे बढ़ेगा। यानी बेरोजगारी तभी हटेगा जब आदमी को कोई भी काम करने के लिए अनुमति मिल जाए, ठीक है, तो उसका बेरोजगारी धीरे धीरे हटेगा। फिर है कि भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, नाम बताएं। तो भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध, एक कबीरदास और ज्योतिबा फूले। ठीक है, फिर समझिए 9 नंबर, श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। ध्यान रखिए कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है। तो बोलेंगे कि श्रम विभाजन में सभी ना, ध्यान रखेंगे सभ्य, ठीक है, श्रम विभाजन में सभ्य समाज की आवश्यकता है। फिर है 10 नंबर कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, यानी कोई काम करने वाला में सक्षम यानी कि कोई काम करने में सक्षम है। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों की रुचि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्तियों को इतना स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपना पेशा या कार्य स्वयं चुन सके। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा उनको देना चाहिए ना कि वो अपना पेशा चुन ले खुद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये सब आपको PDF चाहिए, टोटल PDF ये सब जो देख रहे हैं, ठीक है, अभी जो पढ़ा टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, तो आप PDF लेने के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7644991798 पर कॉन्टैक्ट कर से ये PDF को प्राप्त करें। तो जी धन्यवाद। तो चलिए आगे की वीडियो जो आएगा आपको आएगा 20 के दांत। तो चलिए थैंक्स।